सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अब वाराणसी शहर भी कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुका है। कोविड गाइडलाइन के पालनानुसार दुकानदारों को लेकर वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश में 600 से नीचे कोरोना संक्रमित केस वाले जिले अनलॉक किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पूरे देश में कोरोना से लड़ाई में एक मॉडल बनकर उभरा वाराणसी भी बढ़ चला है। लेकिन ये खबर से उन व्यापारियों को ज्यादा खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक उन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर शासन प्रशासन अब कड़ाई करने का मूड बना चुका है और ऐसा इसलिए भी है कि अनलॉक के दौरान एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी ने तो साफ कर दिया है कि अनलॉक में तभी व्यापारियां अपनी दुकानों को खोल सकेंगे जब वे वैक्सीनेट हो चुके रहेंगे। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी में वैक्सीनेशन की गति को तेज करने के मकसद से सभी समूहों को जागरूक किया जा रहा है और ये प्रयास 3-4 महीनों से जारी है और लॉकडाउन में भी सभी को वैक्सीन लगाने की अपील की गई थी। उसी क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि 45 वर्ष के वही लोग अपनी दुकानों पर आ सकेंगे जो वैक्सीनेट हो चुके रहेंगे। इसलिए सभी व्यापार मंडलों को इसकी सलाह दी गई कि जैसे ही 600 के नीचे केस के जाने पर अनलॉक होते ही वो अपना वैक्सीनेशन कराकर तैयार रहें। 18 से लेकर 45 वर्ष के आयु वर्ग के जो व्यापारी हैं उनको 15 दिन का समय हम दे रहे हैं ताकि वो अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के 15 दिन में अपना वैक्सीनेशन करवा लें। 15 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि वास्तव में जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो गया हो, जिसमें व्यापारी वर्ग भी शामिल है, उन पे काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं, जो वैक्सीनेट हो चुके हों तभी हम लोग उनके प्रतिष्ठान खुलवाएंगे। अन्यथा जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होते हैं तब तक उनको सलाह दी जाएगी कि वो बंद ही रखें। वहीं ऑटो चालकों और रिक्शा चालकों के बारे में भी वाराणसी के जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जो ई रिक्शा में लोग हैं उनकी जांच बराबर कराई जा रही है। इसमें ज्यादातर ड्राइवर हैं जिसमें रोडवेज ऑटो रिक्शा चालक भी हैं। इनको भी वैक्सीनेशन के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारी कर्मचारियों को जून की सैलरी तभी मिलेगी जब वो कम से कम अपने को एक डोज लगवा लेंगे। वर्ग के अलावा बाकी वर्गों के लिए भी पूरी स्ट्रेटेजी तय हुई है। जो हमारा हाई रिस्क ग्रुप है जिसके लास्ट ईयर हमने एडवांस में टेस्ट भी करवाए थे, इस वर्ष भी हमने RT-PCR और एंटीजन टेस्ट उन लोगों के करवाए हैं। उनमें अधिकतर वे लोग हैं जिसमें ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, ई रिक्शा के ड्राइवर्स हैं, रोडवेज बसेस के ड्राइवर्स हैं, इसी के साथ सरकारी कर्मचारी हैं। इन सबको भी 15 दिन का समय दिया गया है और सरकारी विभागों को तो जून की सैलरी तभी जारी करने के लिए कहा गया है जब कम से कम एक डोज कर्मचारी को लग चुकी। इंडो जर्मन सोसाइटी रेमसाइड जर्मनी वाराणसी को 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए गए। इंडो जर्मन सोसाइटी रेमसाइड जर्मनी की अध्यक्ष हेल्मा रिचा और उनके दोस्तों के सहयोग से ऑक्सीजन फॉर इंडिया मुहिम के तहत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए फंड इकट्ठा किया गया है। इस फंड से भारत की संस्था जनमित्र न्यास, मानवाधिकार, जन निगरानी समिति, चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई, कॉमन मैन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाराणसी जिले के 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित अन्य चिकित्सालयों में वितरित किया जाना है। जनमित्र न्यास एवं कॉमन मैन ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में एडिशनल डायरेक्टर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर हीरा लाल एवं अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कृपाशंकर, जनमित्र न्यास की मैनेजिंग ट्रस्टी सुश्री श्रुति नागवंशी एवं निदेशक डॉक्टर लेनिन रघुवंशी, कॉमन मैन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री चंद्र मिश्र द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरौआ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिरेगांव प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित सिंह को 2-2 एवं संस्था द्वारा संचालित 3 काउंसलिंग सेंटर में 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देकर इस अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर संस्था के निदेशक डॉक्टर लेनिन ने हेल्मा रिचा और उनके दोस्तों को धन्यवाद करते हुए कहा कि हमने यह तैयारी बच्चों की लहर को ध्यान में रखकर किया है। संस्था द्वारा बच्चों को विटामिन डी की गोलियां, गर्भवती व धात्री महिलाओं सहित 5 वर्ष से नीचे के बच्चों को प्रोटीन युक्त पोषक आहार का वितरण इसी माह शीघ्र किया जाना है। जो ये महामारी है इसमें ऐसी हालात में जो रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए हैं। तो ऐसे एक माहौल में जब भी कोई महामारी हो या कोई तूफ़ान हो या कोई समाज में इस तरह का अचानक कोई वो आ जाए तो उसमें इसका अर्थ और इसकी महत्ता
काफ़ी बढ़ जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो इन्होंने बीड़ा उठाया है बेरोजगारी का, वो बहुत सही समय के लिए उठाया है। देव फाउंडेशन द्वारा सभी गांवों में कोरोना से बचाव को लेकर बेहद जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बहुत से परिवार वालों ने अपने लोगों को खो दिया, तो वहीं संभावित तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन व सामाजिक संस्था अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गए हैं। इसी कड़ी में देव फाउंडेशन द्वारा लोगों को आज जागरूक किया गया। वाराणसी के सर्किट हाउस में एडिशनल डायरेक्टर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर हीरा लाल ने अभियान का शुभारंभ फीता काटकर किया। इस अभियान के तहत रोजाना हर गांव में टीम बनाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। वहीं लोगों को मास्क पहनना, हाथ धोए रखना और 2 गज की दूरी का पूरा ध्यान रखते हुए जैसी बातों से अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा संस्था द्वारा गांव में जाकर लोगों को कोरोना किट का वितरण भी किया जाएगा, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, ग्लव्स और दवा जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। देव फाउंडेशन के डायरेक्टर अभिनव सिंह ने बताया कि हम लोग सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव नागेपुर में जाएंगे, वहां जागरूक करेंगे, फिर वाराणसी के सेवापुरी में जाएंगे, वहां पर भी लोगों को जागरूक करेंगे। इसी तरह से वाराणसी के सारे गांव में 10 लोगों की टीम बनाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और उनके बीच किट का वितरण किया जाएगा। बच्चे और बच्चों में जो कोरोना की बात आ रही है, तो कोरोना से तो हम लोग परिचित हैं और बच्चों के हमारे पास डॉक्टर भी हैं, तो दोनों चीज़ हमारे पास हैं, तो हम दोनों को मिला के काम करेंगे। एक बात, दूसरी बात, अगर मान लीजिए कहीं कोई कमी होगी तो हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, टेलीमेडिसिन में जाएंगे। नेशनल, इंटरनेशनल, जहाँ भी हमारे इंडियन डॉक्टर्स बाहर भी हैं, वो लोग भी अपने देश के लिए बहुत टेलीमेडिसिन के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबको अपने आप से लगाव होता है, अपने घर से, अपने देश से। तो अगर कोई कमी होगी तो उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पूरा। सर्जिकल ग्लव्स हैं, सैनिटाइज़र है और ORS है। साथ ही साथ उनको एक हिंदी में लिखा हुआ पैम्पलेट भी रहेगा कि आपको मास्क कैसे पहनना है, सैनिटाइज़र कैसे पहनना है, ऑक्सीमीटर का कैसे प्रयोग करना है, कौन सी रीडिंग आपके लिए उचित है और कौन सी रीडिंग पे आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। और हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पे गांव-गांव जाके उनको हैंड टू हैंड ट्रेनिंग करेंगे और हैंड टू हैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। विशाल भारत संस्थान द्वारा अब 200 गांवों में रोजाना जरूरी सूचना पहुंचाई जाएगी। कोविड संकट काल में जीवन बचाने की मुहिम में विशाल भारत संस्थान ने 24 घंटे के वार रूम के अलावा एक और कड़ी जोड़कर गांवों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। विशाल भारत ब्रॉडकास्ट सेंटर के माध्यम से कोई भी लोकोपयोगी सूचना तुरंत 200 गांवों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि संकट काल में किसी भी समस्या के लिए जानकारी के अभाव में ग्रामीणों को इधर उधर न भटकना पड़े। विशाल भारत ब्रॉडकास्ट सेंटर की स्थापना सुभाष भवन, इंद्रेश नगर, लम्ही में किया गया है। इस सेंटर के प्रतिनिधि प्रत्येक गांव में मौजूद रहेंगे, जो सेंटर द्वारा प्रसारित सूचना को गांव वालों को बता सकते हैं, ताकि ग्रामीण कोविड से बचने के लिए जागरूक हो सके और कोविड होने पर सही इलाज करा सके। विशाल भारत ब्रॉडकास्ट सेंटर सरकार की महत्वपूर्ण सूचनाओं को जनता तक और जन समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने में बड़ी भूमिका अदा करेगी। सेंटर के कार्यकर्ता किसी भी समस्या को सरकार तक जनसंचार के माध्यमों से पहुंचाकर समस्या हल करने का कार्य करेगा। भूख से पीड़ितों की सूचना प्रसारित कर उन्हें तत्काल मदद दिलाने का काम भी सेंटर करेगा और लोगों को भ्रामक सूचनाओं से भी बचाएगा। गांव-गांव में सेंटर अपना प्रतिनिधि मनोनीत करेगा। विशाल भारत ब्रॉडकास्ट सेंटर का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने ऑनलाइन नई दिल्ली से किया है। नोएडा से ऑनलाइन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध वैदिक विद्वान पंडित दिव्येंदु मुखर्जी ने किया। विशाल भारत संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर राजू ने विशाल भारत ब्रॉडकास्ट सेंटर का चेयरमैन खुशी रमन भारतवंशी को नियुक्त किया। इस अवसर पर विशाल भारत संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राजू श्रीवास्तव ने कहा कि विशाल भारत प्रसारण केंद्र में सभी सूचनाएं तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित होंगी। कोई भी सूचना बिना साक्ष्य के प्रकाशित नहीं किया जाएगा। सूचना देते समय साक्ष्यों का भी उल्लेख किया जाएगा। सरकार ही नहीं, समस्या समाधान करने वाले प्रत्येक सक्षम व्यक्ति तक संबंधित समस्याओं को पहुंचाकर हल निकाला जाएगा। प्रसारण केंद्र है वो केवल सोशल मीडिया पर आश्रित नहीं है, वो प्रिंट मीडिया पर भी आश्रित है, वो जन माध्यम पर भी आश्रित है, चाहे वो ढोल बजा करके लोगों को बताना हो, चाहे नुक्कड़ नाटक से बताना हो। तो जो प्रसारण केंद्र है वो किसी तरह से सच बात को तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर गांव के लोगों तक, पीड़ितों तक, या जो हमारे चयनित समूह हैं, चाहे वो किन्नर समाज हो, गर्भवती स्त्रियां हों, बच्चे हों,
निराश्रित बच्चे हों, अनाथ बच्चे हों अथवा जो वृद्ध महिलाएं पुरुष हैं, इन तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेगा और उनकी समस्याओं को हल करने में बड़ी भूमिका अदा करेगा और भूख पीड़ितों के लिए ये वरदान साबित। प्रख्यात मनोचिकित्सक व दिव्यांग बच्चों के लिए पिछले कई दशकों से काम करने वाले डॉक्टर तुलसी ने सरकार से कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर से पूर्व दिव्यांग बच्चों को वैक्सीनेशन कराने की मांग की है। WHO सहित दुनिया के तमाम देशों ने सितंबर व अक्टूबर माह में कोरोना की तीसरी लहर की पूरी संभावना बताई है, जो बच्चों के लिए घातक हो सकती है। ऐसे में दिव्यांग बच्चों के लिए यह और भी घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। इस संदर्भ में सिटी वाराणसी लाइव की टीम ने दिव्यांग बच्चों के लिए पिछले कई दशकों से कार्यरत संस्था देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर सेंटर के निदेशक डॉक्टर तुलसी से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि दिव्यांगों के समक्ष तीसरी लहर की चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने के कारण जल्दी ही संक्रमण इनके अंदर फैलने का खतरा है। ये सरकार जल्द से जल्द अगर इनका वैक्सीनेशन करा दे तो इनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। चिंतित भी कह सकते हैं और सबसे ज़्यादा हम लोग कटिबद्ध हैं कि हमारे दिव्यांग बच्चे, खास करके डिसेबल्ड बच्चे जिनकी की इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होती है, उसमें भी खासकर जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं उनकी इम्यून सिस्टम तो और भी कमज़ोर जनरल वे में होती है, खासकर ट्राइसोमी, ऑटिज़म, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर के बच्चे, आनुवंशिकी डिसऑर्डर के बच्चे। तो ऐसे बच्चे और ऐसे दिव्यांग एडल्ट्स के संग में ये थर्ड वेव जो बच्चों के संग आने वाला है, उससे हम चिंतित हो रहे हैं। इसके बारे में हम लोग विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पर भी और अपने प्रादेशिक स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। और जो बातें उभर के आ रही है कि एक तो राष्ट्रीय नीति तो इसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है और हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं, और ज़रूरत है कि अब हम उनको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। और इसके लिए हमने यहाँ पर अपने यहाँ के जितने NGOs हैं उनसे भी बात किया हुआ है, और सब लोग अपने अपने स्तर पर तैयार हैं कि आप जैसा भी निर्देशित होगा हमारे दिव्यांग कल्याण अधिकारी जी के सहयोग से हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। और जल्द से जल्द मेरा यही आग्रह है कि सबसे पहले स्तर पर हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका ज़रूर टीकाकरण का कार्यक्रम, कोविशील्ड का कार्यक्रम संपन्न हो जाना चाहिए, उसमें देरी नहीं करनी। केंद्र सलाहकार बोर्ड के सदस्य एवं दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा ने जब इस ओर सरकार की तैयारियों के संदर्भ में बातचीत किया, तो उन्होंने बताया कि सरकार पिछले वर्ष से ही दिव्यांगजनों के लिए जो भी हो सकता है कल्याणकारी कार्य कर रही है। दिव्यांगजनों की आर्थिक स्थिति से लेकर उनके सामाजिक उन्नयन के साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार गंभीर है। टीकाकरण अभियान में प्रत्येक दिव्यांग को टीका लगाया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो घर घर जाकर इस अभियान को पूरा किया जाएगा। दिव्यांगजनों को टीकाकरण करने के लिए एक अलग से काउंटर खोला जाए, जहां उन्हें असुविधा न हो, और जहां यह काउंटर नहीं बन रहा है दिव्यांगजनों को टीकाकरण में प्राथमिकता हो, क्योंकि PWD एक्ट जो दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग अधिनियम 2016 है, तो 16 में वर्णित है कि किसी भी दशा में चिकित्सा सुविधा का प्राथमिकता दिव्यांगजनों को पहले मिले। और पिछले महीने में ही भारत सरकार ने इस संदर्भ में एक आदेश जारी कर दिया है सभी राज्यों के लिए कि टीकाकरण में या दवा में या किसी प्रकार की जो है विषय स्वास्थ्य से संबंधित आता है तो दिव्यांगजनों को प्राथमिकता मिले। तो इसलिए बहुत घबराने और चिंतित होने की बात नहीं है, सरकार के स्तर से सारी तैयारी। वाराणसी के छात्रों ने बनाया एंटी ओवरक्राउड अलर्ट डिवाइस, जो सोशल डिस्टेंसिंग न होने पर अलर्ट करेगा। वाराणसी इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो कोविड-19 का पालन न करने पर अधिकारियों को अलर्ट करेगा। ये डिवाइस अशोका इंस्टीट्यूट के चौथे साल के 3 छात्र शुभम मिश्रा, अभिष्ट सिंह, किशन पाल ने मिलकर तैयार किया है। ये डिवाइस कोरोना को फैलने से रोकने में मदद करेगा। छात्रों ने इस डिवाइस को एंटी कोरोना ओवरक्राउडेड अलर्ट का नाम दिया है। ये डिवाइस शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सभी छोटी बड़ी मंडियों में लगाया जा सकता है। ये डिवाइस एक जगह पर 4 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी होने पर वहां लोगों को अलर्ट करेगा।
इसके साथ ही भीड़ इकट्ठी होने पर मंडियों, दुकानों के नाम व लोकेशन के साथ नजदीकी थाने के अधिकारियों को कॉल कर सूचित करेगा। इस डिवाइस को उन क्षेत्रों में इंस्टॉल किया जा सकता है जहां लोगों के भीड़ जुटने की ज्यादा संभावना हो। भीड़ इकट्ठी होने और ये डिवाइस नजदीकी अधिकारियों को सूचना देता है, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। इस डिवाइस का साइज 2 से 3 फीट में है। इसको चार्ज कर किसी भी शॉपिंग मॉल, सब्जी मंडी में लगा सकते हैं। डिवाइस के सेंसर का रेंज 1 से 4 मीटर है। इसके सेंसर के रेंज में यदि भीड़ इकट्ठी होती है तो इस डिवाइस में सेट किए गए अधिकारियों के नंबरों पर कॉल कर सूचित करता है कि इस जगह पर कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, जिससे कि नजदीकी अधिकारी अपनी कार्रवाई कर सकेंगे। इस आविष्कार को छात्रों ने प्रोफेसर संदीप मिश्रा के देखरेख में तैयार किया है। छात्रों के इस प्रयास को देखते हुए अशोका इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सारिका श्रीवास्तव ने छात्रों की तारीफ की है और छात्रों के आविष्कार की जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार को पत्र भी लिखा है, जिससे छात्रों के आविष्कार को उचित मार्गदर्शन मिल सके। ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है तो वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम हमने बनाया है कि उस भीड़ को वो स्कैन करके, पहचान करके और वो किसी अधिकारी को कॉल कर देगा। इनकेस अगर वो अधिकारी कॉल नहीं उठाता है तो दूसरे अधिकारी के पास कॉल चला जाएगा और वो अधिकारी अपने हिसाब से वहाँ पे एक्शन लेगा उस भीड़ पर और वहाँ से भीड़ को दूर करेगा। और जो कोरोना होता है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ज़्यादा फैलता है, तो हमने कोरोना के लिए ये अपना एक नया डिवाइस बनाया है। ये अधिकारी को अलर्ट कर देगा, जिससे अधिकारी आकर वहाँ पर लोगों को समझाएंगे और अवेयर करेंगे कि आप लोग यहाँ से हट जाइए। अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो अधिकारी अपने अनुसार यहाँ पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। पीएम मोदी के आदर्श गांव नागेपुर में कोरोना कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रधानमंत्री आदर्श नगर नागेपुर में कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए कोरोना जांच कैंप का आयोजन किया गया। कोविड-19 के आयोजित जांच कैंप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आराजी लाइन के अधीक्षक डॉक्टर अजीत मौर्य के निर्देशन में आए डॉक्टरों की टीम ने कुल 160 लोगों की कोरोना RT-PCR जांच की। डॉक्टर के मुताबिक सभी की जांच रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी। कैंप का आयोजन गांव में लोक समिति आश्रम परिसर में कराया गया। इस दौरान आशा ट्रस्ट व लोक समिति व विश्व ज्योति जनसंचार समिति द्वारा स्थापित कोविड हेल्प डेस्क प्रभारी डॉक्टर जयप्रकाश पाल के माध्यम से 150 बीमार व जरूरतमंद लोगों को जरूरी दवा, मास्क, गर्भ निरोधक गोलियां, कंडोम आदि वितरित किया गया। स्वास्थ्य टीम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखनी आराजी लाइन से आए डॉक्टर बलवंत सिंह, डॉक्टर रामलाल, राजू सेठ, श्री राम सिंह, डॉक्टर DN सिंह, सुरेंद्र सिंह, धनंजय पांडे, प्रियंका गुप्ता, सुनील आदि शामिल रहे। 200 लोग का हो गया जांच। 200 लोगों का जो है कि अच्छा जांच ही कर रहे हैं या कुछ दवा भी दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग दवा भी दे चुके भी हैं। दवा भी दे चुके हैं। कितने लोगों की टीम लगभग यहाँ पे आई हुई है? यहाँ पे 3 टीम आई हुई है। यहाँ पे 3 टीम आई। आयुक्त और नगर आयुक्त द्वारा रीडेवलपमेंट ऑफ ओल्ड काशी के कई वार्डों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। रविवार को आयुक्त वाराणसी दीपक अग्रवाल, मंडल वाराणसी एवं नगर आयुक्त गौरांग राठी द्वारा वाराणसी स्मार्ट सिटी अंतर्गत रीडेवलपमेंट ऑफ ओल्ड काशी वार्ड के कार्यों का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में वाराणसी स्मार्ट सिटी, जलकल एवं नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। सर्वप्रथम दशाश्वमेध वार्ड के कार्यों के निरीक्षण के दौरान टेढ़ी नीम, विश्वनाथ गली, भूतेश्वर गली, मुंशी गली के साथ ही अन्य गलियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा कार्यदायी संस्था को चौका पत्थर को सही प्रकार से लगाए जाने, खोदी गई गलियों को समय से पूर्ण किए जाने, जिसमें गलियों में आने जाने में कठिनाई न हो, साथ ही साथ सीवर एवं पेयजल आदि की समस्या हेतु जलकल के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अतिरिक्त भूतेश्वर गली के कार्य को 1 सप्ताह में पूर्ण किए जाने हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया। आयुक्त महोदय एवं नगर आयुक्त महोदय द्वारा जंगमबाड़ी वार्ड के निरीक्षण के दौरान पार्षद एवं स्थानीय जनता द्वारा KBD गली में
जल जमाव एवं सीवर से संबंधित समस्या के बारे में अवगत कराया गया, जिसके संबंध में आयुक्त एवं नगर आयुक्त द्वारा समस्या के निवारण किए जाने हेतु महाप्रबंधक जलकल एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इंस्पेक्शन हो रहा है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो स्मार्ट वार्डों का पुनरुद्धार का कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, उसका इंस्पेक्शन में आया हूँ। उसमें कार्य की गुणवत्ता देखने और क्या क्या समस्या आ रही है। जैसे आप हर वार्डों में इंस्पेक्शन कर रहे हैं, बहुत सी जनता वहाँ दुखी है, स्मार्ट सिटी कार्ड से वो संतुष्ट नहीं है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है कुछ एक जगह समस्या है, समस्या कारण 2-3 है। एक तो जो जलकल की पुरानी पाइपलाइनें पड़ी हुई हैं, उसका निकास पहले से ही गड़बड़ था, मतलब उसका ढलान दूसरा तरह। अब जब नए बनाते समय जलकल से कोऑर्डिनेशन करके उसको सही ढंग से बनवाना, तो जो चेंज ओवर होगा, जो चेंज ओवर टाइम में थोड़ा जल जमाव की समस्या आएगी, उसके कारण लोगों में थोड़ा सा परेशानी है। लेकिन सबको समझा बुझा गया है जलकल से और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करा के। और दूसरी समस्या है कुछ जगह से खुदी हुई काफ़ी समय से खुदी हुई सड़क जो दोबारा नहीं बनी है, उसमें इन लोगों को बोला गया कोरोना के कारण कुछ काम प्रभावित हुआ। इन सबको जहाँ जहाँ इस तरह की समस्या थी, सबको 1 सप्ताह का समय दिया गया है। डीएवी ग्राउंड के प्रांगण में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें जनपद की कई टीमों ने प्रतिभाग किया। सोमवार को डीएवी कॉलेज के ग्राउंड पर स्वर्गीय शीलवंती देवी चैंपियनशिप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये मैच सिर्फ महिलाओं के लिए किया गया। इसमें विभिन्न जनपद से आई लड़कियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी के जाने माने डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का उद्घाटन किया व उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। खेल के कोच अजय यादव ने बताया कि कोरोना काल से यह खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने से वंचित थी। अब इस प्रतियोगिता के माध्यम से ट्रायल कराया जा रहा है। साथ ही विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा व आगे इन्हें और भी बड़े मैच खेलने का मौका दिया जाएगा, ताकि आगे बढ़कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करें। समाज में हमारी सबसे अच्छी खिलाड़ी पूनम पाल भदोई की, जिनकी माताजी कोरोना काल से गुजर चुकी हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए यह प्रथम शीलवंती देवी चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट वुमेन का कराया गया है और ये पिछले 3 रविवार तक चलता रहेगा, जिसमें तीनों मैच जो जीतेगा या सीरीज जो जीतेगा उसको विजेता घोषित करके पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। उसके तत्काल बाद मुंबई में होने वाले चैंपियनशिप में यह उत्तर प्रदेश वुमेन क्रिकेट टीम। प्रतियोगिता में नीतू पटेल, श्यामा, रूबी पटेल, प्रांजलि सिंह, मुस्कान, चांदनी सहित बड़ी संख्या में महिला युवा खिलाड़ी उपस्थित थी। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।